हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं थर्मो एंड स्टैट, जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में मेंशन है, थर्मो एंड स्टैट। ठीक है। और एक बात हमने आपको जब ये डिटेल में पढ़ाया था तो पहले ब्रीफ कर दिया था, लेकिन एक बार और बता देते हैं कि थर्मोस्टेट का जो बुक है, इससे आपको आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा स्कोरिंग रहे तो थर्मो जो स्टेट का पेपर है या थर्मोस्टेट का जो बुक है, इसमें आपकी स्कोरिंग 6/6 हो सकती है। मतलब 6 में से 6 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और इस बार आने के चांसेस किस टॉपिक से हैं, तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली जो थर्मोस्टेट का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसा कि आपको पता भी है, थर्मो एंड स्टैट। तो 2 क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टैट से होती है, और 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थर्मो से होती है या थर्मोडायनेमिक्स से होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है जिससे अक्सर क्वेश्चन रिपीट होता है, और वो है कूलिंग या लो टेम्परेचर प्रोडक्शन, जिसमें हम कई सारे मेथड्स की हेल्प से न्यूनतम ताप प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, धीरे धीरे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है जहाँ से आप लगा सकते हो 100% क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है, वो है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। ठीक है, न्यूनतम ताप का उत्पादन करना है। और इसके 3 मेथड हमारे सिलेबस में मेंशन है। एक है जूल थॉम्सन एक्सपेंशन, दूसरा है रीजनरेटिव कूलिंग, और तीसरा है एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म कूलिंग। कुल मिला के क्या करना है, पहला जो है JTE, इससे अब तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन फिर भी एक बार आपको समझा देते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक आइसोएंथैल्पिक, क्या है ये? आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। मतलब इसकी जो एंथैल्पी है वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है। एंथैल्पी क्या है? बेसिकली एक एनर्जी है, जो आप देख भी सकते हैं यूट्यूब पे एक लेक्चर है, 0 लेक्चर के नाम से, बेस लेक्चर के नाम से, वहाँ डिटेल में बताया गया है। तो H क्या है? कांस्टेंट होता है। ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में एक कोफिशिएंट निकालते हैं हम μH, जिसकी वैल्यू होती है 1/Cp, आपको याद भी होगी, 2A/RT - B। और यहाँ पे एक होता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, दैट इज TI, इसको लिखते हैं 2A/RB। इसी के बेस पे हम कई सारे कैलकुलेशन, कई सारे रिजल्ट्स निकालते हैं कि यदि टेम्परेचर जो है वो हमारे TI से ज़्यादा होगा तो ऐसे केस में जो गैस होगी उसका होगी कूलिंग, मतलब वो शीतलन प्रभाव महसूस करेगी, उसकी कूलिंग हो जाएगी। इसके अलावा यदि हमारा टेम्परेचर जो है कम है TI से, तो उस केस में क्या होगा? हीटिंग होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, उसका हीटिंग होता है, क्योंकि उसका जो TI है उसका वैल्यू तकरीबन -80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इतना टेम्परेचर हमको लेके आना थोड़ा मुश्किल काम है। इस वजह से रूम टेम्परेचर पर उसका हीटिंग ही होता है। एक बात और ध्यान रखें, यदि वो बात करें आइडियल गैस के लिए, किसके लिए बात करें? आइडियल गैस के लिए। और आपको पता है आइडियल गैस के लिए μH = 0 होता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, जब हमारा टेम्परेचर TI के बराबर होगा तब भी क्या होगा? μH = 0 होगा। आइडियल गैस के लिए μH = 0 होने का क्या मतलब होता है कि ना तो हीटिंग होगा ना कूलिंग होगा, जैसा गैस है वैसा रहेगा। और यदि आपका टेम्परेचर TI के बराबर है तब भी यही सिचुएशन आने वाली है। रियल गैस जो है उनमें कुछ में तो क्या होगा? हीटिंग होगा, कुछ में कूलिंग होगा। लेकिन कूलिंग जिनमें होगा उनकी कंडीशन ये होगी, और जिसमें कूलिंग नहीं होगा, हीटिंग होगा, उनकी कंडीशन ये होगी। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यूँ तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स आपको लिखवा रखे हैं, वो आप समझ सकते हो, लेकिन इतना तो मिनिमम आपको याद रखना पड़ेगा। बात करें यदि रीजनरेटिव कूलिंग की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको ऐसा लगता है कि ये इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी रखता है। बाकी का पहले 2-3 बार आ चुका है, आई थिंक 3 बार आ चुका है क्वेश्चन। तो टॉपिक का नाम है रीजनरेटिव कूलिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुनर्निवेशी शीतलन। पुनर्निवेशी
शीतलन। आप कहेंगे सर इसको लिखने की क्या ज़रूरत थी हिंदी में? इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली इसमें करना क्या है। क्या कह रहा है इसमें? पुनर का मतलब होता है दोबारा और निवेशी का मतलब इनपुट देना। तो आपको क्या करना है? जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आपको कई बार करना है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट हमने एक बार किया तो हमारी जो गैस है वो कूल होके आ गई। अब उस गैस को वापस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट करो, फिर वापस करो। तो कई बार जब हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो गैस जो है और भी ठंडी होती जाती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला आता है x बराबर HF माइनस HI और HF माइनस HL। आप चाहे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ याद रखें या ना रखें, लेकिन ये फॉर्मूला आपको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है। HF माइनस HI, HF माइनस HL। व्हाट इज़ द HF? ये है फाइनल गैस की एंथैल्पी। H का मतलब एंथैल्पी होता है। ये है इनिशियल कंडीशन में एंथैल्पी और ये है लिक्विड की एंथैल्पी। आपने इसका डेरिवेशन इसका एक्सपेरिमेंट नहीं समझा है तो हमने डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ हम इतना सा बता रहे हैं कि जब जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पहले जो एंथैल्पी है वो HI है, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद जो एंथैल्पी है वो HF है, लेकिन कई बार करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा हमको उसकी एंथैल्पी क्या है? HL है। तो आपको ये जो क्वेश्चन, इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो 2-3 बार लगातार बनाए हैं। 13 में भी बना है, 15 में भी बना है, 18 में भी बना है और इस बार भी आने के चांसेस हैं। व्हाट इज़ द एक्स? एक्स है, या तो आप इसको बोलो इफिशियंसी। किसकी इफिशियंसी? रीजनरेटिव कूलिंग की। मतलब हम बार बार जब इसका जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से करते हैं तो हमको कितना लिक्विड मिलता है। और क्या बोल सकते हैं इसको? परफॉर्मेंस फैक्टर, पुनरुत्पादन गुणांक भी कह सकते हैं और परसेंटेज भी कह सकते हैं। किसका? कि कितना % जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। चलिए क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम पेपर में आया हुआ है। ये कह रहा है कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पहले किसी भी गैस की जो एंथैल्पी है वो उसने दे रखी है 80 जूल। कितनी दे रखी है? 80 जूल। और जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद जो उसकी एंथैल्पी है वो उसने दे रखी है 40 जूल। वो कह रहा है कि जो द्रव हमको प्राप्त होता है रीजनरेटिव कूलिंग के बाद उसकी एंथैल्पी दे रखी है उसने 120 जूल। तो बताइए कितना % भाग, इसका कितना एफिशिएंसी है या इसका कितना पुनरुत्पादन गुणांक है या कितना % भाग हमको मिलता है लिक्विड की फॉर्म में। तो देखो x निकालना है। HF कितना है? सॉरी कुछ गलती कर दी है। हाँ, डाटा थोड़ा सा गलत हो गया है। ये है 120 जूल और HL कितना है? 40 जूल। दरअसल क्या है कि हमको आंसर पता है इसका, इस वजह से डाटा हमको पता लग गया। देखो ये है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से पहले एंथैल्पी, यह है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट के बाद एंथैल्पी और यह है लिक्विड जो बना है उसकी एंथैल्पी। तो देखो हमने क्या किया, 120 माइनस HI कितना है? दैट इज़ 80 और 120 माइनस 40, आपको पता चलेगा ऊपर आ जाएगा 40, नीचे आ जाएगा 80, दैट इज़ 1/2। और यदि इसको परसेंटेज निकालना है तो x का वैल्यू जैसा भी न्यूमेरिकल कहे 0.5 है तो ऑप्शन में तो 0.5 लगाना, 50% दे रखा है तो 50% लगाना। ठीक है, चलिए ये है आपका रीजनरेटिव कूलिंग। एक और होता है, वो होता है एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म, या इसका पूरा नाम क्या है? कूलिंग बाई एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म, मतलब रुद्धोष्म बीज चुंबकन के कारण शीतलन। क्या है? कूलिंग बाई एडियाबेटिक डाईमैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें। क्या होता है कि हमको एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है। किसका होता है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल का। और ये जो मटेरियल है उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और ये लेते हैं हम GdSO4 गैंडोलियम सल्फेट। ये जो मटेरियल है ये एक ऐसा मटेरियल है जो आसानी से चुंबकित हो जाता है और आसानी से विचुंबकित हो जाता है। इस वजह से ही हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बातचीत हो चुकी है पर कोई बात नहीं। ठीक है साहब, ये हमारा है एक मटेरियल, और भी कई सारे इस्तेमाल कर सकते हैं पर ये अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, पहले हम चुंबक लगाते हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, फिर उसको हटाते हैं। तो एक होता है ऊष्मीय चुंबकीय प्रभाव, थर्मल मैग्नेटिक इफेक्ट। इस इफेक्ट के कारण ही इसमें कूलिंग होता है। मतलब जब विचुंबकन किया जाता है, जब
मैग्नेटिक फील्ड को हटाया जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें एनर्जी जनरेट होती है, उसका हीट जो है वो रिड्यूस होता है, और जब हीट निकलेगा बाहर तो कूलिंग होती है। ठीक है, तो हम बता दें इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, डेल्टा डी जो है वो प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर अपॉन टी है। वैसे तो काफ़ी बड़ा फॉर्मूला भी है इसका, लेकिन इसको हम इस तरीके से भी एच स्क्वायर टी, एच क्या है, इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी बराबर क्या होता है, म्यू नॉट एच। ठीक है, तो कुल मिला के बात इतनी सी है, ये ध्यान रख लेना, ये एग्जाम पेपर में आ चुका है ये वाला फॉर्मेट। अरे आ गया समझ में आपको। तो कूलिंग कितने टाइप की है, बेसिकली 3 टाइप की है, जूल थॉम्पसन की है। हाँ ध्यान रखना इसमें भी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, किस पे, रीजनरेटिव कूलिंग में। और इसमें हम क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, बीच चुंबकन करते हैं, मतलब चुंबकन को हटाते हैं। इसके अलावा ये जो है वो थर्मल मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ये एक प्रोसेस है, और इसका जो टेम्परेचर रिड्यूसिंग है वो इस बेस पे होता है। डेल्टा डी जो है ध्यान रखना, इसके प्रोपोर्शनल भी याद रखना, कोई ऐसे पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ T1 आता है बेसिकली, व्हाट इज़ द T1, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए इनिशियल टेम्परेचर जितना कम होगा आपका जो टेम्परेचर में डिफरेंस है उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप ये लिखिए, फिर आपको हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करवाते हैं, कौन सा, हाँ जी कौन सा टॉपिक चालू करवाएं, हीलियम। फटाफट नोट करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इजी है, कौन सा है, हीलियम। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, हीलियम जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। और ध्यान रखना इससे एक क्वेश्चन आता ही है, रेयरेस्ट केस होता है कि क्वेश्चन नहीं आता है, इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है, बहुत मुश्किल नहीं है। और आपके एग्जाम पेपर में जब हीलियम आएगा तो कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, 4 स्टेटमेंट मिलेंगे, उन स्टेटमेंट में या तो गलत पहचानना होगा या सही पहचानना होगा। हीलियम एक ऐसा मटेरियल है जो रूम टेम्परेचर पर एक आइडियल लिक्विड की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, आइडियल द्रव की तरह, ये आप ध्यान रखें। दूसरी बात ध्यान रखें कि हीलियम फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, हीलियम फर्स्ट और हीलियम फर्स्ट जो है वो जब चेंज होता है हीलियम सेकंड में, तो एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, एक संक्रमण ताप होता है, मतलब ऐसा ताप जिस पर हीलियम फर्स्ट जो लिक्विड है वो हीलियम सेकंड में बदल जाता है, उसको कहते हैं संक्रमण ताप। क्या कहते हैं उसको, ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप। और ये एग्जाम पेपर में आया हुआ है, उसकी वैल्यू होती है 2.19 K। आप कहेंगे सर ये अलग अलग मटेरियल होते हैं क्या, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकंड, देखो कहने को अलग अलग है लेकिन बेसिकली है तो हीलियम ही, हीलियम गैस ही है। लेकिन होता क्या है, इस टेम्परेचर के बाद हीलियम फर्स्ट का जो प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड की वो बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल लगभग चेंज हो जाती हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि इस टेम्परेचर से पहले हीलियम गैस का व्यवहार अलग है और इस टेम्परेचर के बाद हीलियम गैस का व्यवहार अलग है। तो ये दोनों जो व्यवहार में डिफरेंस है, इस वजह से हमने इनके नाम अलग अलग दिए हैं। बेसिकली कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि हीलियम फर्स्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, हीलियम सेकंड की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है कि हीलियम, ये ध्यान रखना एग्जाम पेपर में ये भी आ चुका है, कौन सा है, हीलियम गैस का त्रिक बिंदु नहीं होता, मतलब इनके पास ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। हीलियम गैस का ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। सर 2 बातें बताओ, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे तीनों स्टेट, लिक्विड, गैस एंड वेपर, एक ही फॉर्म में होती हैं, एक ही पॉइंट पे होती हैं। जैसे कि हमारे पास जल जो होता है पानी उसमें होता है, लेकिन हीलियम गैस में जो ट्रिपल पॉइंट है वो हमको प्राप्त नहीं होता। हीलियम गैस का ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। नहीं होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ जो हीलियम गैस है उसकी ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था एक ही पॉइंट पे नहीं होती, या दुनिया में कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं है, या कोई भी एक पॉइंट का टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा नहीं है जिस पे हम तीनों अवस्थाओं को एक साथ लेके आ सकें। तो यहाँ ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। और एक बात ध्यान रखें, ट्रिपल पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ट्रिपल पॉइंट यदि होता तो वहाँ पे क्या होता कि जो हमारा गिब्स एनर्जी है GL लिक्विड की, गिब्स एनर्जी वेपर की, वेपर तो क्या कहेंगे यहाँ पे, इसको गैस कह सकते हैं, और गिब्स एनर्जी सॉलिड की, वो बराबर होती है। ध्यान रखना, जिन मटेरियल के लिए ट्रिपल पॉइंट होता है तो एट ट्रिपल पॉइंट पर, त्रिक बिंदु पर ये स्टेटमेंट फॉलो होता है, लेकिन यहाँ ट्रिपल पॉइंट नहीं होता। इस वजह से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जिस पर तीनों
की जो गिब्स एनर्जी है वो बराबर हो। तो ये किसको बताता है? ये बताता है कि ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, वो कौन सा है कि ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को फॉलो करता है। किसको? सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन को फॉलो करता है। ये क्या होता है सर? सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन में क्या होता है आपको पता है कि G1 बराबर G2 होता है, लेकिन G1 डैश उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो बराबर नहीं होता। ये बात आप थोड़ा सा देख लें। एक पॉइंट ये है कि इसका जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है। किस पॉइंट पे होता है? 2.19 केल्विन पर। कितना होता है? शायद 0.143 समथिंग कुछ होता है। इस तरीके से इसका अपन लोग देख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, इसका जो थर्मल प्रॉपर्टी है, आपने कई सारे हमने ग्राफ बनवाए हैं, विस्कोसिटी का ग्राफ बनवाया है, एंट्रोपी का बनवाया है, थर्मल कंडक्टिविटी का बनवाया है। तो थर्मल जो कंडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली चेंज होती है, बहुत ज़बरदस्त चेंज होती है। कब? एट ट्रांजिशन टेम्परेचर पर। ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी जो हीलियम सेकंड है उसकी हीलियम फर्स्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसके अलावा एक बात और, कौन सा? हीलियम जो है उसका 2.19 केल्विन से बाद में, मतलब हीलियम सेकंड जो है वो अति तरल द्रव होता है। अति तरल का मतलब एक रोलिन फिल्म नाम का एक और फिनोमेना आता है। रोलिन फिल्म क्या होता है? सॉरी, रोलिन फिल्म। रोलिन जो फिल्म है उसका एक्सपेरिमेंट इसी नेचर के बेस पे होता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हीलियम जो सेकंड द्रव है या 2.19 से लोअर टेम्परेचर होगा, उस पे हमारा जो हीलियम सेकंड है वो अति तरल द्रव की तरह व्यवहार करता है। अति तरल का मतलब उसकी जो तरलता है, उसका जो लिक्विड नेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अति तरलता। ये जो गुण है ये कब शो करता है? 2.19 केल्विन से नीचे, ठीक है। तो ये हीलियम के कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान रखो, बाकी का आपको हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, दैट इज़ द नेरनस्ट इक्वेशन। वैसे तो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? नेनसर्ट इक्वेशन, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम क्या है? नेरनस्ट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? इसका एक छोटा सा स्टेटमेंट है कि लोअर टेम्परेचर पर, मतलब 0 केल्विन ताप पर, परम शून्य ताप पर किसी भी सिस्टम में यदि कोई भी अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने पर उसकी एंट्रोपी में कोई बदलाव नहीं आता। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होती है तो एंट्रोपी चेंज होती ही है, लेकिन इसका स्टेटमेंट है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर सिस्टम की जो भी रिएक्शन होगी उसमें कोई भी एंट्रोपी का चेंज नहीं होगा या एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। फिर बाद में एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि परम शून्यताप प्राप्ति नहीं होता है, परम शून्यताप या 0 केल्विन हमको मिल नहीं सकता है, इसको कहते हैं अनुगम्यता का सिद्धांत। और साथ साथ ये कह देता है कि भैया जब टेम्परेचर लिमिट मतलब T टेंस टू 0 केल्विन हो तो हमारी जो एंट्रोपी है वो 0 होती है। अच्छा जी, 0 होती है, बिल्कुल। कब होती है? क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए, क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए, क्रिस्टलीय पदार्थों के लिए ही ये पॉसिबल है। कौन सा? कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी कितनी हो? 0 हो। क्रिस्टलीय पदार्थ हैं तो एंट्रोपी 0 नहीं होती। वैसे नेनसेट समीकरण दी क्यों गई थी? वो इसलिए दी गई थी क्योंकि हमको एंट्रोपी निकालने के लिए, हमको एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हमने वो 0 केल्विन माना, और 0 केल्विन पर ये माना कि एंट्रोपी 0 है, तो इसके बेस पे हम अपनी किसी भी मटेरियल की एग्जैक्ट एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकाल सकते हैं। ये सारा हाइपोथेसिस है, बाकी का तो आपको भी पता है, उसने खुद कह दिया है कि 0 केल्विन अपन प्राप्त नहीं कर सकते। इसको नेनसेट जो थ्योरम है इसको थर्ड लॉ ऑफ डायनेमिक्स भी कहते हैं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। और जो हमने लिखा है 0 केल्विन प्राप्त नहीं हो सकता, उसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको लिख लें, फिर आपको हम अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं, और वो कौन सा है? हाँ जी, कौन सा है? अरे बोलो, मीन फ्री पाथ। अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? मीन फ्री पाथ। देखो जी, मीन फ्री पाथ क्या होता है इसको समझने की कोशिश करें। ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा लैम्बडा, और इससे क्वेश्चन आने के चांसेस भी होते हैं। आप तो कहोगे सर सभी से क्वेश्चन बता रहे हो आप, बहुत इजी टॉपिक है, इसमें क्या तकलीफ है? हम छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी छोड़ने से फ़ायदा नहीं है। मीन फ्री पाथ जो है वो होता है लैम्बडा, और ये क्या बताता है कि टक्कर जो सीक्वेंशियल टक्कर है, कॉलिजन है, क्रमागत टक्कर हैं, उनके बीच का जो भी
पाथ है, जो भी रास्ता बनाया है जिसमें टक्कर नहीं हुई है, वो क्या है? मीन फ्री पाथ। मतलब क्रमागत टक्कर के बीच में जो हमने रास्ता तय किया है वो क्या है? मीन फ्री पाथ। तो लैम्बडा जो होता है वो होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर, और ये होता है n, और ध्यान रखना n है नंबर ऑफ पार्टिकल इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये फॉर्मूला तो है, लेकिन इसको कई सारे फॉर्मेट में हम तैयार करते हैं। एक होता है डेंसिटी। क्या होता है? एक डेंसिटी, जिसको हम रो से लिखते हैं, और वो होता है n इंटू एम। आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया? n इंटू एम कब से डेंसिटी होने लग गई? अरे भैया अब तो राजी हो जाओगे। ऊपर क्या है? एक पार्टिकल का मास, जितने भी पार्टिकल हैं तो टोटल मास आ जाएगा, और नीचे क्या हो गया? वॉल्यूम। तो हो गई डेंसिटी। तो इसको लिखते हैं n, हम थोड़ा सा साफ सफाई से नहीं लिखते हैं तो पता नहीं लगता है लिख क्या रहा है। ये स्मॉल n है, स्मॉल m है। तो यदि आप लैम्बडा को डेंसिटी के फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? √2 पाई डी स्क्वायर। देखो n निकालना चाहते हो तो m को नीचे लाना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? स्मॉल m। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसमें आप ये पूछ सकते हो या एग्जाम पेपर में आ सकता है इस टाइप से। ठीक है, चलिए। एक होता है कि यदि हम लैम्बडा का रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर के साथ देखें तो क्या आएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। एक स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज भी आया था, शायद वो सुन भी रही होंगी, अब हमें लेडीज़ थी, उनका कहना था, क्या था उनका? ये कहना था सर कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में लैम्बडा का प्रोपोर्शनलिटी कुछ अलग है और यहाँ कुछ अलग है। ठीक है, यहाँ हम थर्मोडायनेमिक्स में प्रोपोर्शनलिटी बता रहे हैं जो आपको करके आनी है। हाँ जी, लैम्बडा का जो प्रोपोर्शनलिटी है, देखो हम पढ़ते हैं PV बराबर NKT। स्मॉल n नहीं पढ़ते, कैपिटल N पढ़ते हैं। और जब स्मॉल n पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं? nRT। ध्यान रखना दोनों में अंतर होता है। ये बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल को, ये क्या है? ये है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ये क्या है? मोलों की संख्या। और ये क्या है? गैस कांस्टेंट। तो इसको मत लिखो क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्मॉल n अलग है, वो स्मॉल n अलग है। वो मोलों की संख्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो n है, आप चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ सहमत हैं तो बोले हाँ, ये लो जी बोल दिया। ये क्या है? ये है स्मॉल n KT/P। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n? दैट इज़ P/KT। ये लो जी। अब स्मॉल n की वैल्यू यदि आप यहाँ पुट कर देंगे तो आपको लैम्बडा जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ मिल जाएगा। आई थिंक KT ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा √2 पाई डी स्क्वायर P। तो यहाँ से क्या पता लग गया? लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू T, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/P एंड लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1/T स्क्वायर। तो ये कई सारे फॉर्मेट बनते हैं, ये फॉर्मेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में 1/T होता है, आपको पता होगा वैसे। ठीक है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पे गैस के लिए बात है। तो आगे हम बात करते हैं कि एक और होता है, क्या होता है? यदि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं किसी भी गैस में वो n0 हैं, ठीक है, और बिना टकराए हुए, मतलब x दूरी बिना टकराए हुए, बिना टक्कर किए कणों की संख्या आपको लिखवाया था हमने, ये होती है कैपिटल N। तो एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं P बराबर टोटल पार्टिकल n0 है, उनमें से ऐसे पार्टिकल जो x दूरी तक बिना टक्कर किए चल सकते हैं वो होता है e⁻⁻x/λ। इस तरीके से हम करते हैं। और आप चाहें तो n बराबर इसको n0 e⁻⁻x/λ भी लिख सकते हैं। तो ये है आपका पूरा मीन फ्री पाथ। वैसे मीन फ्री पाथ का यूज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना में भी किया जाएगा। और अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना। इसको हटा दें। चलिए, अब हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना, अभिगमन की घटनाएं। ट्रांसपोर्टेशन फिनोमेना, ठीक है, और इसको कहते हैं हिंदी में अभिगमन की घटनाएं। बेसिकली इसमें हम करेंगे क्या? इसमें हम तीन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, नीटा, डी और के। व्हाट इज़ द नीटा? दैट इज़ द विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? शांता गुणांक। यह है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, विसरण गुणांक। यह है थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट या ऊष्मा चालकता गुणांक। ठीक है,
एक बात ध्यान रखें, इसमें हम स्टडी क्या करने वाले हैं, इसमें हम स्टडी ये करने वाले हैं कि ये जो 3 कोएफिशिएंट हैं नीटा, डी और के, इनकी डिपेंडेंसी हम देखना चाहते हैं। एक तो मास के साथ, अब मास यहाँ पे चाहो तो आप अणुभार भी ले सकते हो, मोलर मास कह सकते हैं एम ओमेगा, और उसकी प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे टी के साथ। मतलब हम इस फिनोमिना में नीटा, डी और के की प्रोपोर्शनलिटी इनके साथ देखना चाहते हैं। ये है हमारा पर्पज इस टॉपिक को पढ़ने का। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं, और आपको शायद वहाँ हमने स्पेशली बताया था, सबसे पहले पढ़ते हैं विस्कोसिटी कोफिशिएंट। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, तो विस्कोसिटी जो कोफिशिएंट है इसको हम नीटा से शो करते हैं, और इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें जो अभिगमन होता है वो होता है संवेग का, मोमेंटम का, ठीक है। और मोमेंटम का जो अभिगमन होता है ये मोमेंटम वेलोसिटी से लिंक भी करता है, क्योंकि मास का ही तो अलग अंतर है, तो जहाँ वेलोसिटी है वहाँ मोमेंटम भी है। तो बात आई समझ में। यदि आपसे पूछे कि विस्कोसिटी में किसका अभिगमन होगा, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो आप कहेंगे मोमेंटम का, और इसका जो कोफिशिएंट है वो आता है 1/3 लैम्बडा सी बार और रो, ठीक है। ये याद होना चाहिए सबको। और अंदर डिटेल में जाना चाहते हो तो नीटा बराबर 1/3, लैम्बडा भी आपको हमने पढ़ाया 1/√2 पाई डी स्क्वायर स्मॉल एन, ठीक है। व्हाट इज़ द सी बार, दैट इज़ द रूट, याद है किसी को, 8kT/πm, और व्हाट इज़ द रो, दैट इज़ स्मॉल m इंटू एन। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा नीटा है, हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो नीटा है वो देखो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, यहाँ स्मॉल एन है, यस सर, एक स्मॉल एन यहाँ पे है, तो स्मॉल एन से स्मॉल एन कट गया है, कोई इशू है नहीं। और डी स्क्वायर एक ही है, तो एक तो आ रहा है 1/d² के। दूसरा देखें, दूसरा नीचे स्मॉल एम है ऊपर, तो प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम के। और आप यदि इसमें एन ए का, किसका, एन ए का, व्हाट इज द एन ए, एवोगाड्रो नंबर, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इसको अणुभार के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और देखो एक ऊपर √t है और कहीं तो √t नहीं है, तो नीटा प्रोपोर्शनल टू √t। तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। बात करें इसके अलावा हमारा जो सेकंड फिनोमिना है, दैट इज़ द, हाँ जी, क्या, चलो थर्मल कंडक्टिविटी ले देते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो ध्यान से देखो, थर्मल कंडक्टिविटी जो कोफिशिएंट है वो के होता है, और थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट में जो अभिगमन होगा वो किसका होगा, हीट का होगा, ऊष्मा का होगा। ध्यान रखना, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, ऊष्मा का। इसका जो फॉर्मूला है वो के आता है 1/3। ये जो लिखा है वो तो लिखना ही है, ऐसे आप इसको याद कर लेना, लेकिन इसके साथ साथ हम लिखते हैं कैपिटल बी में, थोड़ा सा इसको इधर लिख देते हैं, फॉर्मूला आ नहीं रहा है, हीट, तो इसको लिखते हैं इस तरीके से। सर आप कहेंगे लग तो सी रहा है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। सी जो है ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या है ये, मोलर स्पेसिफिक हीट, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब इतनी सी बात है कि हमारा जो एट कांस्टेंट वॉल्यूम स्पेसिफिक हीट होती है उसके नीचे हम एम ओमेगा का, अणुभार का या एम का डिवाइड करेंगे तो मोलर स्पेसिफिक हीट आ जाएगी। तो देखो जी के बराबर क्या आ जाएगा, के बराबर यही आएगा पूरा वैसे तो, पर कोई बात नहीं, एक बार और आप यदि लिखोगे इसको तो 1/√2 पाई डी स्क्वायर अच्छा एन भी आएगा, है ना, एन भी आएगा, मल्टीप्लाई, हाँ जी, व्हाट इज़ द सी बार, वही √8kT/πm, और मल्टीप्लाई बाई रो, दैट इज़, यहाँ मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई बाई m इंटू एन, और क्या है, एक है ले दे के cm, जिसको आप CB/m लिख सकते हो, तो m से m कट गया तो एक m तो नीचे सेपरेट रहेगा, n से n चला ही जाएगा, तो कुल मिला के k जो है प्रोपोर्शनल वो तो √t के है ही, k प्रोपोर्शनल 1/d² के है ही, लेकिन k प्रोपोर्शनल इस बार 1/√m आएगा, क्योंकि एक m एक्स्ट्रा आया है ना यहाँ पे। आप इसको स्मॉल m भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। स्मॉल m लिखोगे तो सभी जगह स्मॉल लिखोगे, कैपिटल लिखोगे तो सभी जगह कैपिटल लिखोगे। स्मॉल m का मतलब होता है किसी एक परमाणु का द्रव्यमान, कैपिटल M का मतलब होता है एक Na परमाणु की जो संख्या है, आवोगाद्रो परमाणु की जो संख्या है उसका कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब लास्ट जो हमारे पास है वो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। क्या है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट,
ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। तो इसको विसरण नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये होता है डी और उसका होता है 1/c बार लैम्बडा, ठीक है। क्या होता है? 1/c बार लैम्बडा। और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा डी बराबर 1/3√8 kT/m और लैम्बडा 1/√2πd²n। आप कह रहे होंगे सर जी उधर कलाकारी करने की क्या ज़रूरत है, इधर लिख दो। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। आपकी बातें हमारे तक पहुंचती हैं, वो होता है ना, दिल से तार जुड़े होते हैं। होता है कुछ, आपकी जो अवस्था है युवा अवस्था, उसमें तार बड़ी जल्दी जुड़ते हैं, तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच जाती है उन तारों के माध्यम से। तो चलो d बराबर 1/3√8 kT/m और यहाँ पे 1/√2। ये तो सर पूरा डेरिवेशन जैसा ही चल रहा है, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है पर हो जाएगा काम अच्छे से। हाँ जी साहब, चलो तो बस देखो कुछ प्रोपोर्शनलिटी तो सीधी सीधी दिख रही है। और आप चाहो तो अक्सर जो इसका पूछा गया है ना, डी का डिफ्यूजन कोएफिशिएंट का, वो प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ पूछा गया है। और यहाँ पे अभी प्रेशर नहीं है और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी भी पूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो एन है, एन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे सर? अभी बताया था ना, क्या बताया था? पी वी बराबर एन के टी से, याद है कुछ? एन के टी से। तो यहाँ से P बराबर बताया था स्मॉल n के टी से और स्मॉल n बताया था P बटे के टी से। तो ऊपर गया था तो देखो D बराबर कितना आ रहा है? 1/3, यस सर, √a kT/m और मल्टीप्लाई 1/√2πd²। स्मॉल n की वैल्यू यदि लिखोगे तो नीचे आ जाएगा k/t। अब देखो यहाँ पे D प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2, ये याद रखना, केवल डिफ्यूजन कोफिशिएंट में होता है। यदि d प्रोपोर्शन टू √t 3/2 दे रखा हो तो टिक कर देना, d का आंसर ये होता है, क्योंकि आधा ये रहा, एक ये रहा। यहाँ पे आपको पता लग रहा है d प्रोपोर्शनल टू 1/√m है ही, यहाँ पे दिख रहा है, और d प्रोपोर्शनल टू 1/p है ही। एक टॉपिक और आपके सिलेबस में मेंशन है, इंटर रिलेशन बिटवीन दीज कोएफिशिएंट, मतलब इन सभी गुणांकों के बीच में रिलेशन। तो आप लोग खुद वैसे रिलेशन तैयार कर सकते हो, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे आप के में डिवाइड कर दें डी का, या नीटा में डिवाइड कर दें के का, ठीक है। तो जैसे दे रखा है, जैसे 1/3 सी बार लैम्बडा रो और सी वी दे रखा है, सी मोलर स्पेसिफिक हीट दे रखी है, और डी कितना है? 1/3 सी बार लैम्बडा है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी आपको दे रखा है, आप समझदार लोग हैं, हमको पता है आपकी समझदारी का, सी बार लैम्बडा रो सी वी है, तो ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा? नीटा बाई के। तो ये हो जाएगा इंटर रिलेशन, ठीक है। तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब जैसा भी डिमांड हो रट के मत जाइएगा, बिल्कुल इसको रटना नहीं है, जैसा डिमांड हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन रटना क्या है? एक तो ये जो रिलेशन हमने करवाया है ना, ये वाली, ये आपको याद रखने हैं। ये भी याद रखना, कोई ऐसा काम ना करे जो इनको याद करने की कोशिश करे। यदि आप इनको याद करने की कोशिश करोगे, हमने आपको बता दिया था इन सबको कैसे याद रखना है पहले, तो इन सबको कोई याद नहीं रखेगा। आप केवल ये फॉर्मूले याद रखें, और आपको पता है सी बार की वैल्यू इतनी होती है, दैट इज द एवरेज स्पीड। क्या है ये? एवरेज स्पीड, नॉट अ वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, अभी हम समझाएंगे। और लैम्बडा क्या है? लैम्बडा आप जानते हैं, दैट इज द मीन फ्री पाथ, ठीक है। हटा दें इसको, चलिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल रिलेशंस। 100% क्वेश्चन अब पूछा जाएगा। टॉपिक का नाम लिख लें एक बार पहले आप, मैक्सवेल, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, मैक्सवेल रिलेशन, ठीक है। ये टॉपिक जो है वो 100% आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है, और इसको पूछने का एक स्पेशल तरीका होता है। आप देखोगे तो लास्ट एग्ज़ाम पेपर्स में ये 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है, और हमने इनरोल्ड स्टूडेंट्स को वो तीनों क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और एक एक्स्ट्रा करवा रखा है ट्रिक के साथ। तो यदि वो YouTube पे अवेलेबल नहीं होगा तो हम आपके लिए YouTube पे अवेलेबल करवा देंगे, और यदि होगा तो आपका ये जब लेक्चर ख़त्म होगा तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। रिपीट कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस याद करना अलग बात है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करना अलग बात है। तो आप
लास्ट में जब ये लेक्चर ख़त्म होगा संजीवनी सीरीज़ का थर्मोडायनेमिक्स का, तो आपको लास्ट में एक वीडियो मिलेगा। तो वो जो लेक्चर है वो बाहर है यूट्यूब पे, शायद नहीं होगा तो हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमने उसको आरपीएससी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करने होते हैं वो करवा रखा है, तो उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास है क्या, बेसिकली करना क्या है, इसमें रिलेशन हम बनाते हैं एस, पी, टी और बी, हमारे जो थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर हैं इनके बीच में हम रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिलेशन। और रिलेशन वैसे तो देखो हर एक टीचर का पढ़ाने का इसको तरीका बहुत अलग अलग होता है, और हर एक स्टूडेंट्स को याद करने का तरीका भी बहुत अलग होता है। एक हमारे दोस्त थे, वो अलग तरीके से याद करते थे, पता नहीं क्या करते थे, वंदना कुछ ऐसे करके करते थे, है ना, सरस्वती वंदना ऐसे कुछ बनाते थे वो। तो सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन आपको जो भी तरीका पसंद आए, ध्यान रखना एस के बाद हमेशा पी आएगा, पी के बाद हमेशा टी आएगा और टी के बाद हमेशा बी आएगा। बस आप ध्यान रखना, एस पी टी वी याद कर लो सीधा सीधा, ज़्यादा कलाकारी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। और आपको आता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एक तरीका है जो हमारे दोस्त ने हमको सिखाया था, आपको हम बता देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि हर एक मैक्सवेल रिलेशन में चारों पैरामीटर्स आने हैं, क्योंकि रिलेशन किस किस के बीच में बनाना है, एस पी टी वी के बीच में। तो यदि हम किसी भी एक पैरामीटर को पकड़ लें तो उसको लेके हम सारा जो भी पूरा मैक्सवेल इक्वेशन है वो डिजाइन कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, जो पहला मैक्सवेल इक्वेशन है और जो चौथा मैक्सवेल इक्वेशन है, ये मैक्सवेल इक्वेशन काम आते हैं, किस में काम आते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन जो है पहला और चौथा ये आता है नेगेटिव के साथ में। दूसरा जो मैक्सवेल इक्वेशन है ये क्लासियस क्लॉपियन में काम आता है, और चौथा जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो जूल थॉमसन में काम आता है। और चारों मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो किस में काम आते हैं, जब हम थर्मोडायनेमिकल इलास्टिसिटी फैक्टर निकालते हैं, अभी हम निकलवाएंगे, प्रत्यास्थता गुणांक निकलवाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ काम आते हैं, ठीक है। तो चलो ध्यान रखना, एक बार शायद कहीं हमने क्वेश्चन देखा था, आरपीएससी में तो नहीं आया, पूछ लेता है कि जो क्लासियस क्लॉपियन इक्वेशन है उसमें कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल किया गया है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको जो है हम P कंसीडर करते हैं, P ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और यहाँ पे डेल्टा P आपको ऐसे लिखना है। आप कहोगे सर ऐसे तो एग्जाम पेपर में कैसे याद कर पाएंगे, एग्जाम पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है कि मैक्सवेल इक्वेशन लिखो, उसमें तो जो क्वेश्चन आएगा उसका तरीका हमने बता दिया है, वीडियो आपको मिल जाएगा, एक बार और बता देंगे। देखो हमेशा एस के बाद पी आता है, पी के बाद टी आता है, टी के बाद बी आता है, लेकिन कब, जब मैक्सवेल इक्वेशन टोटल कैसी हो, पॉजिटिव नहीं होगा तो फिर क्या होगा, मतलब ऐसे कर सकते हैं इसको, देखो ऐसे। तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, एस के बाद पी, पी के बाद टी और टी के बाद बी। कब, जब मैक्सवेल इक्वेशन कैसी हो, पॉजिटिव हो। लेकिन जब नेगेटिव होगी तो आपको एक क्लॉक को कैसा चलाना है, उल्टा चलाना है। देखो यह नेगेटिव है, क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये। तो हमको एस पी टी वी फॉर्मेट फॉर्म करना है नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव है तो हम कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस दिशा में। तो यहाँ एस आना चाहिए क्योंकि एस के बाद पी आता है, यहाँ पे टी आना चाहिए और यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक है। बात आया समझ में, पक्की बात। यहाँ टी आएगा, यहाँ बी आएगा, क्योंकि पूरा इक्वेशन बन गया एस पी टी वी, ठीक है। अरे बात आ गया, यहाँ एस है तो यहाँ एस लिखो, यहाँ बी है तो यहाँ बी लिखो, इस तरीके से हम इसको डिजाइन कर देते हैं। देखो आगे ये, अब देखो पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। अब पी कब आएगा, जब यहाँ पे एस होगा, तो एस पी टी बी। नहीं आया समझ में, यहाँ से यहाँ चलना है, फिर यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो ये क्लॉकवाइज इक्वेशन है। यहाँ देखो कोई भी नेगेटिव नहीं है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्लॉकवाइज का मतलब देखो पी आ रहा है तो पी हमेशा एस के बाद आता है, तो एस पी टी वी। कैसे लगाओगे, यहाँ पे टी लगाओगे, यहाँ पे बी लगाओगे, यहाँ पे एस लगाओगे, यहाँ पे पी लगाओगे। यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है तो क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, लेकिन क्लॉकवाइज चलेंगे तो एस पी टी वी, ठीक है। यहाँ पे टी लगाओगे, यहाँ पे पी लगाओगे। ये होगी चारों मैक्सवेल इक्वेशन जो आपको याद रखनी है इस तरीके से, और वो वीडियो देख लेना। एक बात ध्यान रखो, हमने बताया था कि सेकंड मैक्सवेल जो इक्वेशन है वो क्लासियस क्लॉपियन इक्वेशन में काम आती है, और जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है वो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में काम आती है। अब हमारा जो टॉपिक है उसको देखें, उस टॉपिक का नाम है क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन।
हाँ जी, ये इसका एग्जाम पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल आया था, डाटा दिया हुआ था आपको, लेकिन बहुत इजी था, मुश्किल नहीं था। dp अपॉन dt, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ चेंज देखते हैं, और वो आता है L अपॉन T V2 माइनस B1, ठीक है। और इसकी वजह से हम कई सारे रिलेशन भी निकालते हैं। हमने आपको शायद ये डिटेल में पढ़ाया है, कहाँ पे, 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स में, जब बताया था कि जैसे लिक्विड है, ठीक है, ये उसका सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम घटता है, वॉल्यूम घटता है तो ये नेगेटिव होगा, तो प्रेशर के साथ जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। बताया था ना आपको, यदि वॉल्यूम बढ़ता है, जैसे हम ठोस से द्रव में जाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो प्रेशर के साथ क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल भी दिए थे कि जो घी है, आप जानते हैं, जो हम घी घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सर्दियों के समय में, हाँ जी, वो सर्दियों के समय में कहाँ से जमना चालू होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जमना चालू होता है। लेकिन हमारा जो पानी है, जब उसको हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले बर्फ़ ऊपर से जमती है, फिर नीचे से जमती है, अलग अलग प्रोसीजर होता है। रिपीट कर रहे हैं, हमारा जो घी होता है, आपने देखा होगा, वो नीचे से ऊपर की तरफ जमता है, और हमारा जो बर्फ़ होती है पानी की, वो ऊपर से नीचे की तरफ जमती है, ठीक है। चलिए, तो इसको आप ध्यान रखना था, क्लासिस-क्लॉपिन इक्वेशन का, और इसमें हम सॉल्व करने के लिए सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन का हेल्प लेते हैं। बाकी का न्यूमेरिकल में डाटा दिया होगा, प्रेशर डिफरेंस का, टेम्परेचर डिफरेंस का, एल का, टी का। एल क्या है यहाँ पे, गुप्त ऊष्मा है, क्या है, लेटेंट हीट है, क्या है, लेटेंट हीट। क्यू बराबर होता है एम इंटू एल, ठीक है। चलिए साहब, एक टॉपिक है हमारे पास, रुद्धोष्म प्रत्यास्थता गुणांक, एडियाबैटिक इलास्टिसिटी गुणांक का मतलब फैक्टर लिख दो या कोफिशिएंट लिख दो, बात एक ही है। आपको पता है, एक होता है थर्मल कोफिशिएंट और एक होता है एडियाबैटिक कोफिशिएंट, ठीक है। यदि हम बात करें थर्मल कोफिशिएंट की, तो हमको मिलता है, वो आपको याद होगा, P, और हमको यदि एडियाबैटिक कोफिशिएंट की बात करें तो हमको मिलता है गामा P, तो ये आता है गामा, और यहाँ गामा होता है Cp अपॉन Cv। याद नहीं होगा आपको, हम बता दें एक बार और वापस, आपको याद होगा कि जब हम K निकालते हैं, इलास्टिसिटी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, और इसको K जब निकालते हैं तो हमको मिलता है, क्या मिलता है, P, किसमें, आइसोथर्मल में, समतापी में। याद नहीं होगा शायद आपको, और वहाँ भी पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था, जब हमने आपको पढ़ाया था ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी और लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी। याद नहीं है आपको, लॉन्गिट्यूडनल की वेव की वेलोसिटी कितनी आती है, √y अपॉन रो, ठीक है, और ट्रांसवर्स वेव की आती है √t अपॉन स्मॉल m। आपको याद होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेलोसिटी है, मतलब साउंड की वेव की जो वेलोसिटी है, वो न्यूटन मानता था कि समतापी में होती है, इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला आता था वो आता था p/ρ। लेकिन आपको पता होगा, जब लाप्लास ने करेक्शन किया तो ये आता था गामा p/ρ, ठीक है। चलो, और हम आगे समझाएंगे आपको, इसको हटा दें, ये हमारे काम का नहीं है। गामा बराबर क्या आ गया, P समतापी, और ये है आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए, और एक होता है K, ये होता है किसके लिए, एडियाबैटिक के लिए। कितना आता है, ये आता है गामा इंटू P, ठीक है, क्योंकि गामा में आता है P भी गामा बराबर कांस्टेंट, इक्वेशन है किसकी, एडियाबैटिक की, तो उसको सॉल्व करने के बाद हमको ये मिलता है। K क्या होता है, बेसिकली K होता है P अपॉन डेल V इंटू V, इस टाइप से होता है, ठीक है। मतलब ऊपर होता है प्रेशर, नीचे होता है डेल्टा B और B, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, तो कुल मिला के ये आप ध्यान रखें, इतना सा कलाकारी करना है आपको, बस ज़्यादा चक्करों में नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज़ हटा दें, किसी काम का नहीं है, वो आप ध्यान रखें। यदि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सारी बातें लिंक कर रहे होंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा एक क्लासिस-क्लॉपिन हो गया, मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, एडियाबैटिक इलास्टिक फैक्टर हो गया, और बस चलो फिर आपको अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अगला टॉपिक हम ले रहे हैं, अब हमारा जो टॉपिक है वो है मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान रखना, दो तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक वेलोसिटी का और एक स्पीड का। आपके एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन आया है वेलोसिटी का, इसमें कंफ्यूज मत होना, अभी हम क्लियर करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, टॉपिक लगाओ, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं हम, चलो पूरा लिख देते हैं, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन।
एक बात हमको आपको बतानी है, और वो इस टॉपिक से थोड़ी सी अलग है लेकिन याद आ रही है, उसको अच्छे से लिख लें, उसको अच्छे से लिख लें। एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। क्या यदि थर्मल इक्विलिब्रियम हो, क्या हो, यदि ऊष्मीय साम्य हो, तो ऊष्मीय साम्य अवस्था में यदि कोई दो सिस्टम हैं तो उनकी गिब्स एनर्जी न्यूनतम होनी चाहिए। जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। ध्यान रखना, हम रिपीट कर रहे हैं। यदि ऊष्मीय साम्य अवस्था की कोई स्थिति है तो उस अवस्था में, या ऊष्मीय साम्य अवस्था होगी कब? जब जी का वैल्यू कैसा हो? मिनिमम हो, गिब्स एनर्जी मिनिमम हो, लेकिन जो एंट्रोपी वो कैसी हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, ये रिलेशन ध्यान रखना। साम्य अवस्था की कंडीशन आ जाए तो जी मिनिमम होना चाहिए और एक्स कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। चलो अब देखो, मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसमें बेसिकली आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। वैसे तुमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कुछ m/2π KT⁻³ कुछ इस तरीके से आता है, लेकिन ये हमारा कोई काम का है नहीं। हमको तो बस ये ध्यान रखना है कि ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 3 तरह की वेलोसिटी हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल, एक पढ़ते हैं हम एवरेज, और एक पढ़ते हैं हम RMS। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? 0। लेकिन RMS जो वेलोसिटी है वो होती है √KT/m। व्हाट इज़ द मीन ऑफ RMS वेलोसिटी? फॉर एग्जांपल एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करें तो ये होती है रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो, फिर मीन निकालो, फिर रूट लगाओ। तो RMS का मतलब बेसिकली है क्या? RMS का मतलब होता है, पहले हमने क्या किया? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का स्क्वायर किया, फिर हमने मीन लिया, फिर क्या लगा दिया? रूट लगा दिया। तो ये होती है KT/m रूट में। ठीक है, बात आई समझ में? चलो एक क्वेश्चन करवाते हैं, उस क्वेश्चन से क्लियर होगा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है। आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है RPSC फर्स्ट ग्रेड में, और वो जो क्वेश्चन है वो स्पीड के लिए नहीं था, वेलोसिटी के लिए था। कई सारे लोग उसको वो स्पीड से करके आ गए और ऑप्शन भी दे रखा था, तो बहुत सारे लोगों को गलत हुआ था। तो देख लें आप लोग, आपको क्वेश्चन दिया था कि एक वेलोसिटी रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? वेलोसिटी रिलेशन। और ये जो वेलोसिटी रिलेशन है कुछ इस तरीके से दे रखा था। एक कांस्टेंट था a, ये था bx, एक कांस्टेंट था b², और यहाँ था by का होल स्क्वायर। पूछा था फाइंड द एवरेज वैल्यू, फाइंड द एवरेज वैल्यू, माध्यमान निकालो। तो देखो जी, इसका माध्यमान का मतलब है, ये माध्यमान का चिन्ह होता है और आपको निकालना है abx b² by का माध्यमान। तो माध्यमान निकालने से पहले इसको अपन ओपन कर लेते हैं। कई सारे सोच रहे हैं सर वेलोसिटी का माध्यमान पूछा तो सीधा 0 कर दो। क्या सोच रहे हैं आप लोग कि वेलोसिटी का ये क्या है? माध्यमान ही तो है, सीधा 0 कर दो, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि bx का एवरेज 0 होता है। आप यहाँ पे देखो कुछ और आएगा, स्क्वायर करो भाई, स्क्वायर करोगे देखो a², यस सर, bx का स्क्वायर ओके, b² तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये b का 4 आ जाएगा, यस सर, और क्या आ जाएगा? by का स्क्वायर प्लस 2, हाँ a ओके, b² ओके, bx और by, और इस तरीके से आएगा। ओपन करोगे तो यही आएगा। चलो अब ऐसा करो, इस एवरेज को अंदर लेके चलो, तो आपको क्या मिलेगा कि हम जब एवरेज निकाल रहे हैं क्या लिखते हैं? v लिख दे। चलिए, आपको जो रिलेशन दे रखा है इसका एवरेज निकाल रहे हैं, तो देखो क्या आएगा। इसको अंदर लेके चलें, अंदर लेके चलेंगे तो a² पे तो कोई एवरेज आएगा नहीं, किस पे आएगा? bx² पे। फिर b4 पे कोई एवरेज नहीं आएगा, किस पे आएगा? by² पे। और इधर से 2a भी बाहर होगा, b² भी बाहर होगा, एवरेज किस पे आएगा? एक तो bx पे और एक by पे। ये लो जी, ये क्या आ गया आपका एवरेज। आप कहेंगे कहाँ आंसर आया? देखो आप बताओ, किसी भी वेलोसिटी का एवरेज कितना होता है? 0। किसी भी वेलोसिटी का एवरेज कितना होता है? 0। आप कहोगे यहाँ भी 0 लिखो, हम कहेंगे है ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ये वेलोसिटी का स्क्वायर है। जरा देखो, इसको हटा दें तो दोनों तरफ स्क्वायर करना। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? KT/m। तो आप नहीं लिख सकते bx² का एवरेज 0 नहीं होता है। वेलोसिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी है, ठीक है। जब उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, वो एक उसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होता। जब हम इस तरीके से निकालते हैं तो वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, क्योंकि इसका जो ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है
जितने पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ होते हैं उतने ही पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ होते हैं। तो ये रिलेशन के कारण ये एवरेज जीरो आता है। आपको हमने जब पढ़ाया था तो ग्राफ बनवाया था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बी एक्स स्क्वायर के टी अपॉन एम, तो यहाँ पे देखो हमको क्या मिलेगा आंसर, ए स्क्वायर तो है ही, इसकी वैल्यू कितनी है के टी बाई, इसकी वैल्यू कितनी है के टी बाई एम, कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन कौन सी है, सीधा के टी बाई एम, और ये कितना आंसर आ जाएगा जीरो। तो एग्जाम पेपर में आंसर दे रखा था के टी बाई एम ए स्क्वायर प्लस बी फोर, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपको एग्जाम पेपर में क्वेश्चन करना है। अब यदि आपसे पूछ ले कि स्पीड के बारे में, तो देखो आपका वैसे जो सिलेबस है उसमें वेलोसिटी ही मेंशन है, पर फिर भी आपको स्पीड तो याद होगी सबको, क्योंकि हमने 11th क्लास में डिटेल में पढ़ा रखा है कि एक तो होती है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं स्पीड की, एक तो होता है VMP, ठीक है, वो होता है √2kT/m, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी जिससे रिलेटेड जो पार्टिकल हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, या ये कह सकते हैं किसी भी कंटेनर में इस वेलोसिटी से रिलेटेड मैक्सिमम पार्टिकल मिलेंगे, ये होती है हमारी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। या ये भी कह सकते हैं कि किसी भी कंटेनर में अधिकतर पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होती है वो ये होती है, इसका फिजिकल मीनिंग होता है। V होता है कौन सा, एवरेज, आपको सबको पता है एवरेज कितना होता है, अभी अभी हमने C बार लिखा था वो एवरेज ही था, 8kT/m, ये स्पीड है, ठीक है। और एक होता है RMS, आपको पता है √3kT/m, ठीक है। हमने आपको कई सारा रिलेशन बता रखा है, अब यहाँ हम टाइम खराब नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये कैसे आता है आपको बता रखा है, ठीक है। और इसके कई सारे न्यूमेरिकल भी आप कर लें, आपको जो हमने करवा रखे ना न्यूमेरिकल, ध्यान से समझना, इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं आएंगे BSc से, इसके न्यूमेरिकल आपको 11th क्लास से मिलेंगे, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। याद आ रहे हैं वो सब रिलेशन, कौन से, PB बराबर कैपिटल NRT, कभी स्मॉल NRT, ये M का स्मॉल m के संग क्या रिलेशन है, बहुत सारी थ्योरीज आपको समझा रखी हैं। हाँ, आपको याद होगा एक परमाणु के लिए कैसे निकालेंगे, मोल के लिए कैसे निकालेंगे, यदि आपको ग्राम में दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, सब समझा रखा है, लेकिन 11th क्लास में। तो इसका क्वेश्चन वैसे स्पीड का 11th क्लास में आने के चांसेस होते हैं, लेकिन एक यदि रेंज आपको दे दे कि V से B+dV रेंज में पाए जाने की जो प्रायिकता है, मतलब वेलोसिटी की जो प्रायिकता है वो होती है, सॉरी, B से B+dV रेंज में वेलोसिटी रखने वाले पार्टिकल की जो प्रायिकता है वो ध्यान रखना प्रोपोर्शनल टू, वैसे तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है, पर फॉर्मूले पे ज़्यादा मत जाओ आप, इसका फॉर्मूला वैसे तो ये होता है, ठीक है, लेकिन आप ये याद रखो 1/√T के प्रोपोर्शनल होता है बस, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं, एक वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमको सिलेबस में वेलोसिटी ही दे रखा है, पर चलो लगे या तो आपको एनर्जी भी करवा देते हैं, क्योंकि हमने क्लासेस में करवाया था, तो आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, करवा तो दिया ही है। आपको यहाँ पर आपको याद होगा मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक आप लगा सकते हैं। तो 3 तरह की एनर्जी पढ़ते हैं, या पहले तो जो फॉर्मूला आता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है e⁻½ के और e⁻⁻ के, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो फॉर्मूला है क्या है, ये है E से, किसका फॉर्मूला है ये, E से E+d रेंज में ऊर्जा रखने वाले पार्टिकल की प्रायिकता, पार्टिकल पाए जाने की प्रायिकता कितनी है, प्रोपोर्शनल टू e⁻², हालांकि कुछ फॉर्मूले में और होता है 1/2 π/kT², ऐसे कुछ और होता है, लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखें, ठीक है। ध्यान रखना, पहला, यदि हमारा जो एनर्जी है उससे हमारा टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है, यदि E से KT बहुत ज़्यादा है, तो यदि ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगी, तो हमको जो PE मिलेगा वो मिलेगा प्रोपोर्शनल टू e⁻½ के। तो ध्यान रखना, ये होता है क्लासिकल फिजिक्स में, किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। यहाँ कौन सा रिलेशन डेवलप होगा, यहाँ क्लासिकल फिजिक्स कैसे लग रही है ये कैसे पता चलेगा, यदि पार्टिकल की एनर्जी 0 होगी तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 0,
क्लासिकल फिजिक्स यही कहता है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो सकती है, ये पॉसिबल है, उसने बता भी दिया। लेकिन क्वांटम फिजिक्स इसकी गवाही नहीं देता। वो क्या कहता है, क्वांटम फिजिक्स कब अप्लाई करोगे, जब एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो KT से, ठीक है, या टेम्परेचर बहुत कम हो, तो लोअर टेम्परेचर में क्वांटम अप्लाई होगी। कौन सी होगी, क्वांटम। और इसमें क्या होगा कि जो P है क्वांटम में प्रोपोर्शनल टू e⁻⁻⁰ होगा। अब देख लो आप, यदि पार्टिकल की एनर्जी जीरो होगी तब भी प्रायिकता हमारी क्या होगी, जीरो नहीं होगी, क्योंकि ऊपर क्या आ जाएगा, जीरो बन जाएगा, ये एक होता है। तो क्वांटम फिजिक्स कहती है कि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं होगा जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में भी जीरो हो या कहीं भी जीरो हो। जीरो एनर्जी वाले पार्टिकल नहीं होते हैं। तो जिस तरीके से हमने यहाँ रिलेशन लिखे हैं वैसे इसके रिलेशन भी होते हैं। जैसे आप हमसे पूछो मोस्ट प्रोबेबल होती है KT/2, यदि आप हमसे एवरेज पूछोगे तो 3/2 KT होती है। एनर्जी की बात कर रहे हैं। और एक होता है RMS, वो होता है √15/2 KT, ठीक है, इस तरीके से होती है। और जैसे हमने अभी आपको प्रायिकता बताया था, तो एक प्रायिकता होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/T होती है, ठीक है। चलिए आप ये नोट कर लें, उसके बाद हम आपको समझाते हैं मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट। अब हमारा टॉपिक है फेज स्पेस। क्या है फेज स्पेस, देखो वैसे आपको इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। हाँ जी, फेज स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिसमें किसी भी पार्टिकल की पोजीशन के साथ साथ वेलोसिटी को भी ऑब्जर्व किया जाता है। मतलब उस पार्टिकल के मोशन की और पोजीशन की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए हम फेज स्पेस बनाते हैं। ये 6 डायमेंशन का होता है, x, y, z इसकी पोजीशन है, px, py, pz इसकी क्या है, मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि फेज स्पेस को हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम फेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको हम फेज सेल कहते हैं, ठीक है। और फेज सेल का जो मिनिमम वॉल्यूम होता है, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इसका जो मिनिमम वॉल्यूम होता है वो होता है HQ के बराबर। किसके बराबर, HQ के बराबर, h⁻3, ठीक है। और वैसे तो हमने आपको ड्राइव करवा रखा है इस तरीके से dx dy dz और इस तरीके से dpx dpy dpz, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप तो केवल इतना सा ध्यान रखें HQ होता है। लेकिन ध्यान रखना एक बात और, यदि आपको किसी भी समझना है फेज स्पेस को और आपको ये जानना है कि हमारे किसी एनर्जी रेंज में कितने पार्टिकल होते हैं, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि फेज स्पेस को आप ऐसा करो कि किसी पार्टिकल की SHM मोशन के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करो। तो आपको याद होगा इस तरीके से हमने कुछ ग्राफ बनाया था। तो यहाँ हमको कुछ चीज़ें निकल के आई थी। क्या निकल के आई थी, जो रिजल्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। 0 से E ऊर्जा परास में, एनर्जी रेंज में, ऊर्जा परास में फेज सेल्स का नंबर, ठीक है। मतलब फेज को क्या कहते हैं, कला कोष्ठिकाओं की संख्या। 0 से E ऊर्जा परास में टोटल लिख देते हैं कला कोष्ठिकाओं की संख्या। कैसे निकालते हैं, कला कोष्ठिकाओं की संख्या निकालते हैं E/h⁻ से। आप कहोगे सर जी ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, मत करना, E/h⁻ होती है, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए E/E + DE परास में, तो इसको DE/h⁻ कर देना। वैसे ये जो है बेसिकली ये 1D के लिए है। मतलब आपसे ये भी पूछ सकता है XPX प्लेन में या तल में नंबर ऑफ फेज सेल्स कितनी होंगी, DE/h⁻ या E/h⁻। ये कब है, जब ये परास हो, ये कब है, जब 0 से लेके E परास हो, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, मत कहो, संख्या है ये। संख्या हमेशा क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस होती है। तो ऊपर भी ऊर्जा होनी चाहिए, नीचे भी ऊर्जा होनी चाहिए। तो वो कलाकारी नहीं करनी, या फोटोन की एनर्जी मत लगाना, या कुछ और चलता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे थोड़ा सा आपको और लेके चलते हैं। अब हम बात करें यदि 3D की, ये तो हो गया 1D में। यदि हमसे कोई 3D में फेज सेल्स पूछ ले, तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि 0 से E परास में या एनर्जी के रेंज में आपको यदि 3D की बात करें, 3 डायमेंशन में, तो ध्यान रखना जो फेज सेल्स का नंबर है, जो संख्या है, वो प्रोपोर्शनल टू E⁻3/2 होता है, ठीक है। क्या रखना है, 3/2 होता है। यदि 1D पूछे तो 1/2, 2D पूछे तो E, 3D पूछे तो 3/2, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागतिक प्रायिकता। थर्मोडायनेमिकल
प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होती है, ध्यान से समझो। थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी या ऊष्मागतिक प्रायिकता किसके लिए एक्सप्लेन करते हैं, ये हमेशा करते हैं नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट रिलेटेड या करस्पॉन्डिंग टू एनी मैक्रो स्टेट। ये क्या लिख दिया सर, ये हमेशा एक बात की इंफॉर्मेशन देगी कि किसी भी मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट हैं। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए क्या पढ़ते हैं हमेशा, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी। आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि हमारे पास मैक्रो और माइक्रो स्टेट दो होती हैं। आपको एक बार और बता दें, जैसे आपको हमने समझाया, हमारे पास यदि फेज सेल है, सॉरी फेज स्पेस है, फेज स्पेस को कई सारे भाग में जब डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है फेज सेल। और फेज सेल्स में ये कोष्ठिकाएं होती हैं, एक तरीके से कक्षाएं होती हैं। इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, जिनको कहते हैं फेज पॉइंट। क्या कहते हैं जिनको, फेज पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, किसी भी फेज स्पेस के किसी भी एक सेल में कितने नंबर ऑफ फेज पॉइंट हैं ये कौन बताएगा, मैक्रो स्टेट। लेकिन किसी भी फेज स्पेस के किसी भी सेल में नंबर ऑफ फेज पॉइंट तो बताओगे, साथ साथ पोजीशन भी पूछ ले तो क्या बताओगे, माइक्रो स्टेट। रिपीट कर रहे हैं, हमने ये कहा कि ABC 3 फेज पॉइंट हैं, 3 कला बिंदु हैं किसके अंदर, इस पहली स्टेट के अंदर या किसी भी यूनिट सेल के अंदर। तो आप क्या कहोगे, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो मैक्रो स्टेट की। मैक्रो स्टेट में केवल हमको ये पता लगाना होता है कि किसी भी यूनिट सेल में कितने पार्टिकल हैं। लेकिन माइक्रो स्टेट पूछे तो ये भी बताना पड़ेगा कि ABC नाम के 3 पार्टिकल हैं, तो उनके डिटेलिंग पूछता है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये ऐसी है, ये होता है रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी का। इसको W से डिनोट करते हैं फैक्टोरियल N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल। N क्या है, नंबर ऑफ टोटल पार्टिकल जितने भी आपके पास हैं। ये क्या है, पहले सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल, ये दूसरी कोष्ठिका में नंबर ऑफ पार्टिकल, ये तीसरी कोष्ठिका में नंबर ऑफ पार्टिकल, ऐसे हो सकते हैं। सर समझ में नहीं आया, चलो ये न्यूमेरिकल भी करवा देते हैं कि माना छोड़ो, जब न्यूमेरिकल करवा रहे हैं तो 2 सेल्स में या 2 कोष्ठिकाओं में 4 कण उपस्थित हैं। 2 कोष्ठिकाओं में 4 कण उपस्थित हैं, तो नंबर ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट बताओ। क्या बताएं, नंबर ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो स्टेट। देखो जी, और भी पूछ सकता है, थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी पूछ सकता है। तो देखो हमारे पास, हम इधर बना देते हैं डायग्राम। हमारे पास 2 कोष्ठिका हैं, पहली कोष्ठिका नंबर 1, दूसरी कोष्ठिका नंबर 2। 2 कोष्ठिका हैं, इन कोष्ठिकाओं में हमारे 4 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हो सकता है पहली कोष्ठिका में 4 हो, दूसरे में 0 हो सकता है इसमें 3 हो, इसमें 1 हो सकता है इसमें 2 हो, इसमें भी 2 हो। ये भी हो सकता है इसमें 1 हो, इसमें 3 हो। ये भी हो सकता है कि इसमें 0 हो जाए, इसमें 4 हो जाए। तो पार्टिकल 4 तरीके से बांटे जा सकते हैं। अब मैक्रो स्टेट क्या होगी, मैक्रो स्टेट होगी पहली मैक्रो स्टेट, दूसरी मैक्रो स्टेट, तीसरी मैक्रो स्टेट, चौथी मैक्रो स्टेट और 5वीं मैक्रो स्टेट। क्यों, पहली मैक्रो स्टेट में क्या बताओगे कि सर पहले जो कोष्ठिका है उसमें 4 पार्टिकल हैं, दूसरे में क्या है, 0 हैं। लेकिन इस मैक्रो स्टेट से रिलेटेड कितनी माइक्रो स्टेट है, इसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा, W। तो W1 हमसे क्या निकालना चाहते हैं, W1 का फिजिकल मीनिंग है कि पहली मैक्रो स्टेट में कितनी माइक्रो स्टेट हैं। नंबर ऑफ, ये लिख देते ना, ये यहाँ लिख दो, यहाँ कर देना फर्स्ट। तो क्या होगा, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन फर्स्ट मैक्रो स्टेट। क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितनी हमारे पास कोष्ठिकाएं 2 हैं, तो N1 फैक्टोरियल और N2 फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल का मतलब 4 हैं टोटल पार्टिकल। बताइए पहली कोष्ठिका में कितने पार्टिकल हैं, 4 हैं। दूसरी कोष्ठिका में कितने पार्टिकल हैं, 0 हैं। 0 है ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4, ये कितना आएगा, फैक्टोरियल 4। 0 का फैक्टोरियल होता है 1, ये कट गया, आंसर आ गया 1। तो सही बात है, क्या सही बात है कि हमारे पास केवल एक ही तरीका है या इस मैक्रो स्टेट से केवल एक ही माइक्रो स्टेट रिलेट करती है। इसलिए हमारे पास कितने आ गए, वेज 1 आ गए। W2 देखो, इसमें क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ये हैं। पहली कक्षा में कितने पार्टिकल हैं, 3 हैं, दूसरी में कितना है, 1 है। ठीक है,
यहाँ 4 और फैक्टोरियल को खोलेंगे तो आगे क्या आएगा 3, आगे क्या आएगा 2, आगे आएगा 1। इसको खोलेंगे तो 3 2 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1 होता है तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया 4। तो ध्यान रखना ये क्या है, ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट करस्पॉन्डिंग टू सेकंड मैक्रो स्टेट। और सेकंड मैक्रो स्टेट में 4 तरीके से पार्टिकल को रखा जा सकता है, तो माइक्रो स्टेट कितनी हो जाएंगी 4। ऐसे ही जब W3 सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 कितना 4 3 2 1 नीचे 2 और 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2 कितना आ गया 6 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है और ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्यों होगी आपको कैसे पता चला सर? जब दोनों कोष्टिकाओं में नंबर ऑफ पार्टिकल बराबर होते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है। W4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4, हाँ जी फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 1 निकालोगे W5 तो वही 1 आ जाएगा फैक्टोरियल 4 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। ठीक है, तो ये तो क्या है पहली मैक्रो स्टेट से रिलेटेड माइक्रो स्टेट की संख्या, ये दूसरी स्टेट से रिलेटेड, ये तीसरी और ये चौथी। टोटल माइक्रो स्टेट पूछ ले तो यहाँ लिख देते हैं टोटल माइक्रो स्टेट पूछ ले तो देखो 1 + 4 कितने हो गए 5 और 6 11 11 और 4 कितना 11 और 4 कितना 15 और 1 16। तो टोटल माइक्रो स्टेट कितनी है 16। किन से रिलेटेड? हमारी 5 मैक्रो स्टेट से रिलेटेड टोटल कितनी है 16 माइक्रो स्टेट हैं। तो इस तरीके से इनकी कैलकुलेशन करते हैं, प्रोबेबिलिटी भी निकालते हैं। आपको निकालना सिखा रखा होगा, सिखा दिया है, एक बार और देख लीजिए। जैसे इसकी निकाल ली माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितनी है 16, आपकी माइक्रोस्टेट कितनी है 1, तो 1/16 प्रोबेबिलिटी है किसकी पहली स्टेट की। दूसरी स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है 4/16, इस स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है 6/16, इस स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी है 4/16, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/16। ठीक है, आपको वहाँ शायद और भी कुछ बता रखा है, उसको ज़रूर देख लेना एक बार। वैसे तो न्यूमेरिकल यहीं तक आ जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको जो करवा रखा है न्यूमेरिकल वो देखें, और हम कोशिश करेंगे कि लास्ट में आपको भी प्रोवाइड कर दिए जाएं सभी स्टूडेंट्स को। इसके अलावा हमको 3 स्टैटिक्स पढ़नी है। हाँ, एक टॉपिक और हम छोटा सा बता देते हैं यहीं पर। एक होता है रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी एंड एंट्रोपी, S = KLN रो। ध्यान रखना T टेंस टू 0 केल्विन के बराबर होगा तो S टेंस टू 0 होता है। ठीक है, आपको बताया भी था नैन-नस्ट इक्वेशन में, जिसको नैन-सट इक्वेशन भी कहते हैं। और 0 जब होगा तो KLN रो होगा, इसका मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं। और जब ये कब 0 होता है LN, जब रो बराबर कितना हो 1 हो, 1 का मतलब मैक्सिमम हो। तो ध्यान रखना, क्या रखना है ध्यान, बस ये ध्यान रखना है कि जब T टेंस टू क्या हो 0 केल्विन तो रो तो होता है 1 और हमारी एंट्रोपी कितनी हो जाती है 0। एक बात और, क्या एक बात और, यदि साम्यावस्था है, क्या है साम्यावस्था, तो साम्यावस्था में एंट्रोपी होती है मैक्सिमम और एंट्रोपी मैक्सिमम होती है, ये तो हमने पहले बता दिया है। ठीक है, रो के बारे में छोड़। हाँ, साम्यावस्था में थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है। हाँ ठीक है, साम्यावस्था में एंट्रोपी मैक्सिमम होती है और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी भी कैसी होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, जैसे जैसे रो का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एस का मान भी बढ़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें। और अब हमको बताना है आपको बोस-आइंस्टीन, मैक्सवेल बोल्ट्जमान और फर्मी-डिराक के बारे में। तो चलिए आप ही। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग, सब ठीक हैं? चलिए आज हम बात करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में आपको स्टैटिक्स पढ़ाई थी 3। पहली बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स, दूसरी फर्मी-डिराक और तीसरी मैक्सवेल बोल्ट्जमान। इन तीनों स्टैटिक्स से रिलेटेड आपको हमने फॉर्मूले बताए थे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट को शो करते थे, या पॉसिबल जो वेज हैं, जो संभव तरीके हैं पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूटेड करने के या डिस्ट्रीब्यूट करने के, वो आपको समझा दिए थे। आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल करने से पहले यदि आपको फॉर्मूले नहीं पता है, उनका एक एक वर्ड का मतलब नहीं पता है, तो आप शायद न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम बोर्ड पे रिपीट कर रहे हैं और आप अपनी नोटबुक में रिपीट कर लीजिए। तो चलिए, हमने आपको क्या समझाया था थोड़ा सा बता रहे हैं, जिससे न्यूमेरिकल करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स की, और इसमें जो बोसोन पार्टिकल होते हैं उनको अलग अलग स्टेट में बांटने का
या डिस्ट्रीब्यूट करने का जो वेज है, जो तरीका है, वो हमने बताया था WI से। अब WI को कहते क्या हैं, ये क्या बताता है, इसको ध्यान से समझाएं। ये बताता है कि IV सेल में, मतलब IV कोशिका में किसी किसी स्थूल अवस्था, किसी मैक्रो स्टेट से रिलेटेड नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स को, मतलब सर, मतलब ये है, हम लिखते हैं जिससे आपको इसका वास्तविकता में मतलब पता लगे। इसका फिजिकल मीनिंग होता है IV कोशिका में या सेल में किसी स्थूल, मतलब जानते हैं आप लोग मैक्रो स्टेट, IV कोशिका में किसी स्थूल अवस्था से रिलेटेड या संगत या करस्पॉन्डिंग, स्थूल अवस्था से संबंधित रिलेटेड सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, रिलेटेड माइक्रो स्टेट्स का नंबर, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। यदि ये आपको समझ में आ गया तो हमको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन चाहे बोस-आइंस्टीन का हो, क्वेश्चन चाहे फर्मी-डिराक का हो और क्वेश्चन चाहे मैक्सवेल-बोल्ट्जमान का हो, आप कर देंगे। ये जरूर ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हाँ जी, GI प्लस NI माइनस 1 का फैक्टोरियल, GI माइनस 1 का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल। अब इनका भी एक एक वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ GI? ये है IV सेल में जो डीजनरेसी है या जो ऊर्जा स्तर हैं उनकी संख्या। क्या है? हमने लिखवा दिया है वैसे। GI क्या है? IV कोशिका में अपवृष्टता या ऊर्जा स्तरों की संख्या जिनकी ऊर्जा समान है। NI क्या है? IV कोशिका में कुल कला बिंदुओं की, फेज पॉइंट्स की, परमाणु दे दे, कण दे दे, उनकी संख्या, मतलब किसी भी कोशिका में कणों की संख्या NI को बताएगी। बाकी का तो फैक्टोरियल तो आप जानते ही हैं। तो दो चीज़ें बड़े पता होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल करना है तो दो चीज़ें ढूंढ लें, पहला GI का वैल्यू और दूसरा NI का वैल्यू, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है, इस बात को बड़े ध्यान से समझना, ये जो फॉर्मूला है वो केवल एक सेल के लिए है, और वो कौन सी सेल है? IV सेल। मतलब इस IV सेल के लिए फॉर्मूला है। यदि आपको कोशिकाओं की संख्या 2 दे दे तो क्या करोगे? यदि आपको एक कोशिका ना दे के 2 कोशिका दे दे तो आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना, यदि हमको 2 कोशिका दे, 4 दे, 5 दे, तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला होता है पाई। पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ I लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे WI। मतलब ये कि एक कोशिका के लिए फॉर्मूला, फिर दूसरी कोशिका दे दी, माना तीसरी कोशिका भी दे दी, और इन सब के लिए फॉर्मूला हम धीरे धीरे वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? सभी कोशिकाओं के लिए आ जाएगा। यदि हमको केवल 2 कोशिकाएं दे रखी हैं, W1 और W2, यदि हमको केवल 2 कोशिकाएं दे रखी हैं तो हम 2 ही मान लिखेंगे, W1 और W2। तो सर W1 कहाँ से आएगा? इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो। व्हाट इज द W1? दैट इज G1 प्लस N1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, G1 माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस नहीं सर, मल्टीप्लाई होता है, N1 का फैक्टोरियल। यह है पहली कोशिका में डिजनरेसी या ऊर्जा स्तरों की संख्या। यह है पहली कोशिका में नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे का तो वैसा ही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2? सर W2 है सेकंड कोशिका में डिजनरेसी, अपवृष्टता या समान ऊर्जा स्तरों की संख्या या ऊर्जा स्तरों की संख्या, वो आपको देगा। यह है सेकंड कोशिका में कणों की संख्या, दैट इज -1, और नीचे G2 -1 का फैक्टोरियल, और यहाँ आ जाएगा N2 का फैक्टोरियल। यदि आपको एक कोशिका और दे दे तो गणा कर दीजिए। इतना सा इसका मतलब है। यदि बात करें फर्मी-डिराक की, हम अभी न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, लेकिन आपको एक बार बताना जरूरी होगा कि इसका मतलब क्या होता है। यदि फर्मी-डिराक है
तो ध्यान रखना, इसमें आपको कुछ ना कुछ वो इन्फॉर्मेशन देता है कि एक सेल में केवल एक ही परमाणु रह सकता है, क्योंकि यहाँ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो आप हर एक ऊर्जा स्तर में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स नहीं रख सकते, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशन ना मिले तो आपको एक सेल में या एक ऊर्जा स्तर में एक ही पार्टिकल रखना है। अभी हम न्यूमेरिकल करवाएंगे तो और क्लियर होगा। इसका जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या निकालने का जो तरीका है वो WI बराबर, हाँ जी ध्यान से सुने, GI का फैक्टोरियल, GI माइनस NI का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल, ये इसका तरीका होता है। इसमें भी वही बात है, ये क्या है, ये है IV कोष्टिका में किसी स्थूल अवस्था से संबंधित सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, लेकिन कौन सी कोष्टिका में, केवल IV कोष्टिका में। यदि आपके पास एक से ज़्यादा कोष्टिकाएं होंगी तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, पहली कोष्टिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, दूसरी कोष्टिका में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ऐसे आगे लिखते जाओगे और इसी को इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। चलो जी, GI माइनस NI का फैक्टोरियल और NI का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। मैक्सवेल बोल्ट्जमान का और भी आसान फॉर्मूला है। सर इन दोनों में अंतर क्या है, पहले हालांकि डिटेल में बताया, कोई बात नहीं, वापस सुने। इन दोनों स्टैटिक्स में बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक, इन दोनों स्टैटिक्स में पार्टिकल के नाम नहीं होते, पार्टिकल को हम पहचान नहीं सकते, पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते। मतलब पार्टिकल यहाँ रहती हैं अविभेदित, जिनको विभेद नहीं कर सकते, एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और मैक्सवेल बोल्ट्जमान, यह आपको ध्यान रखना, एक वर्ड और आता है क्लासिकल पार्टिकल, चिरसंबद्ध कण, वो भी मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इन पार्टिकल्स का नाम होता है, जैसे पहला पार्टिकल A, दूसरा B। तो यहाँ जो पार्टिकल्स हैं उनकी पहचान की जा सकती है, वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे, वो विभेद्य कण होंगे जिनको विभेदित किया जा सके। तो यहाँ जो नंबर ऑफ वेज हैं वो आएंगे GI की पावर NI, मतलब सीधा सीधा वही टोटल निकालना है। तो G1 N1 G1, क्या बात है, G1 को आप लाइव भी लिख सकते हो, G1, और यह आ जाएगा G2 N2 और इस तरीके से G3 N3, ठीक है। टोटल लिखना चाहते हो तो पाई लगाइए, I लगाइए और यहाँ आ जाएगा GI की पावर NI, और बाकी का तो बस ये आ गया आंसर। चलिए साहब, अब हम चालू करते हैं न्यूमेरिकल, इसको हटा दें।